नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आलोक धनवा की एक कविता है। इस कविता की याद यूं ही दिल बहलाने के लिए नहीं आई है। माई बाप सरकार की संस्थाएं जब बाप की भूमिका में आ जाए तो लड़कों को लड़कियों के लिए ये कविता पढ़नी चाहिए। मंच ना मिले तो ऑनलाइन, ऑनलाइन ना मिले तो ऑफलाइन। लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। भागी हुई लड़कियां लड़कियों को घर से भगाने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनकी संभावनाओं को समझाने के लिए लिखी गई थी। इस कविता का जिक्र नहीं करता अगर बेंगलुरु की एक अदालत ने 19 साल की एक लड़की अमूल्या को जमानत देने से इनकार न किया होता और ये न कहा होता कि जमानत मिलने पर यह लड़की भाग जाएगी और फिर से वही अपराध करेगी। जिस संगीन अपराध की धाराएं अमूल्या पर लगाई गई थीं उनमें राष्ट्रद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप थे। 19 साल की इस लड़की पर ऐसे संगीन आरोप लगा दिए गए, जेल में ठूंस दी गई, एसआईटी का गठन कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका नक्सल कनेक्शन है। आप भूल गए होंगे, 90 दिन बीत गए और पुलिस चार्जशीट तक तैयार न कर सकी। यह कहानी भी आप नागरिकों से एक दिन हिसाब मांगेगी। जब अमूल्या ऐसे बेबुनियाद आरोपों की जंजीरों में 90 दिनों तक यूं ही जेल में ठूंसी गई तो फिर यह मत समझिएगा कि आपकी बेटी या बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा, 100% होगा। लड़की भाग जाएगी, फिक्र इसकी नहीं, इसकी होनी चाहिए कि क्या आरोप लगाकर, जैसे तैसे आरोप लगाकर किसी को भी 3 महीने के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। क्या हमारी चाहतों का भारत ऐसा होना था? अगर ऐसा ही होना था तो लड़कियों को भागने की जरूरत नहीं है। आप लड़कियों को छोड़कर भाग जाइए। उन दिनों नागरिकता संशोधन कानून का विरोध चल रहा था। बेंगलुरु की एक सभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे। तभी 19 साल की अमूल्या लियोना सामने आती है और पाकिस्तान जिंदाबाद कह देती है। पूरी बात कह नहीं पाती, घबराए लोग माइक छीनने लगते हैं। वह अपनी पूरी बात फेसबुक पर लिखती है। आपने सिर्फ इतना ही देखा या दिखाया गया। एक भरा पूरा मुल्क जैसे भरभरा गया। चैनलों पर आक्रामक बहस होने लगी। दबाव ऐसे बनता है कि पिता भी कह देते हैं कि बेटी की जमानत लेने नहीं जाएंगे, जेल में सड़ जाए, पुलिस उसकी हड्डियां तोड़ दे। अमूल्या को देश का दुश्मन बना दिया गया। अमूल्या ने 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहा तो 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, लेकिन इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ा कि अमूल्या के घर पर हमला हुआ। पिता से कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलें। वो अपने देशभक्त होने की सफाई देने लगते हैं। अमूल्या ने इस घटना से पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था,
कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, भूटान जिंदाबाद और जो भी देश हैं उनका जिंदाबाद। आप बच्चों को सिखाते हैं कि जो देश है वो मिट्टी है। हम बच्चे बताना चाहते हैं कि देश का मतलब है उस जगह में रहने वाले लोग और उन्हें सभी ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए, बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। उन सभी को जिंदाबाद जो समाज की सेवा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी देश को जिंदाबाद कहती हूँ उसकी नागरिक नहीं हो जाती। कानून के मुताबिक मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे अपने देश की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काम करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं यह करूँगी। देखते हैं आरएसएस वाले क्या कर सकते हैं। बहुत सारे संगठन गुस्से में होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया। London magistrate, after considering the application of the Amulya, has granted bail as the police had failed to complete the investigation and file charge sheet on 20th of May. They filed charge sheet only on 3rd June. So on that ground, the application has been allowed. The conditions have been placed that she shall furnish a surety for a sum of rupees 1 lakh and she has to execute a bond for the like sum. On these grounds, Amulya Leona has been granted. 19 साल की ही लड़की है। एक भरा पूरा मुल्क इस तरह से भरभरा जाए कि उस पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा दें। 2019 के विश्व कप में, क्रिकेट विश्व कप में जब दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था तो भारत के क्रिकेट प्रेमियों ने पाकिस्तान की जर्सी पहन ली और अपने पड़ोसी देश का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या उन सभी पर राष्ट्रद्रोह का मामला लगा दिया जाना चाहिए था? क्या अमूल्या ने वह नहीं कहा जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, जिससे हमें सीखने को कहा जाता है? क्या यह इतना बड़ा अपराध था कि उसे 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, एक तरह से सड़ा दिया जाए? उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा? एक 19 साल की बच्ची ही तो है वो, उसके जहन पर क्या असर पड़ा होगा? ये कोई सोचने वाला है भी या नहीं है इस देश में? 90 दिन, मामले की गंभीरता देखिए, 90 दिन बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं होती है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि यूं ही नारे लगा देने से नहीं माना जा सकता कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मामला था पंजाब के 2 अधिकारियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा के नारे लगा दिए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही थी। अभियोजन पक्ष के वकील का दावा था कि इन दोनों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2 लोगों के 1-2 बार इस तरह से नारे लगा देना भारत के खिलाफ नहीं माना जाएगा। राजद्रोह या सेक्शन 153A के तहत आरोप लगाने के लिए नारे के अलावा यह भी देखना होगा कि 2 समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए और भी कोई गंभीर हरकत की गई या नहीं। सब कुछ सामने था। अमूल्या का पोस्ट सामने था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने था, तब भी बहस का माहौल बनाकर 19 साल की एक लड़की जेल में भेज दी जाती है। उस वक्त गोदी मीडिया दिन रात इसी तरह के विषयों पर चर्चा किया करता था, बताया करता था कि देश कितने खतरे में है और एंकर कितने बड़े देशभक्त हैं। इतनी ऊर्जा अगर हम देशभक्ति की अस्पताल बनाने में लगाए होते तो आज कोविड-19 से मरने वालों को बचा रहे हो। अब आते हैं सफूरा जरगर पर। भारत में चरित्रहीन करार दिए जाने की संभावना या आशंका से असंख्य लड़कियां सदियों से जुल्म सह रही हैं। वो अपनी जगह पर ही हैं, कहीं भागी नहीं हैं, वो कहीं भाग नहीं सकती। इसलिए अदालत को चिंता होती है कि लड़कियां कहीं भाग ना जाएं। सफूरा जरगर के साथ जो भद्दा मजाक हुआ सोशल मीडिया पर, आपको देखना चाहिए। 27 साल की इस गर्भवती लड़की को लेकर जिस तरह की बातें की, वो उस देश के लिए गौरव का क्षण है जो देश बात बात में दावा करता है कि हम नारी की पूजा करते हैं। इस तरह के मजाक उड़ाए गए, भद्दी भद्दी बातें कही गई सफूरा जरगर के बारे में। सफूरा उसी जामिया मिलिया की छात्रा है जिसे देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुमार किया गया है। सफूरा के प्रोफेसर कहते हैं कि वो A+ स्टूडेंट है, समय और समाज को समझने वाली और आगे बढ़कर सवाल कर देने वाली।
जब 19 साल की एक लड़की अमूल्या बेवजह 3 महीने के लिए जेल में सड़ा दी जा सकती है, तो यह कतई न समझें कि 27 साल की सफूरा के लिए किसी सहानुभूति की आकांक्षा है। बेशक गर्भवती है और अदालत के सामने यह बात लाई जा चुकी है कि उसे संक्रमण हो सकता है और कई तरह की जटिलताएं हैं, तो इसी आधार पर जमानत की हकदार थी। मगर सफूरा जरगर को जमानत नहीं मिली। 10 अप्रैल को पहली बार पता चलता है कि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में पुलिस उससे पूछना चाहती है। कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ली गई। 13 अप्रैल को जमानत मिलती है, लेकिन उसी दिन पुलिस एक और FIR में उसका नाम जोड़कर गिरफ्तार कर लेती है। 21 अप्रैल को उस पर आतंकवादियों पर लगने वाली धाराएं FIR में जोड़ देती है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सफूरा जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ी थी, जिसे सेंट मेरी की छात्रा रही सफूरा जामिया से समाज शास्त्र में MPhil कर रही है। दिल्ली दंगों के मामले में कई FIR दर्ज हुई है। हम उस FIR की बात करना चाहते हैं जो 6 मार्च को हुई है और जिसका नंबर 59/2020 है। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था, उमर खालिद का था, दानिश का था, और पुलिस ने वो धाराएं लगाई थीं जिनमें जमानत मिल सकती थी। जब ये मामला स्पेशल सेल के पास गया तब धाराएं बदल दी गईं, वो धाराएं लगाई गईं जिनमें जमानत नहीं मिल सकती थी। राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए। दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा, शत्रुता बढ़ाने के आरोप लगाए गए। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था। 59 नंबर की इस FIR की कहानी को अभी याद रखिए। जाफराबाद रोड ब्लॉक के सिलसिले में सफूरा को 48 नंबर के FIR के तहत 10 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद अरेस्ट होती है। 13 अप्रैल को मंडोली जेल में जमानत की सुनवाई होती है और जमानत मिल जाती है। लेकिन उसी दिन बहुत दूर एक और कोर्ट में एक और FIR नंबर 59 पेश की जाती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। सफूरा के वकीलों को कड़कड़डूमा कोर्ट और मंडोली जेल के बीच भागा दौड़ी करनी पड़ती है। 59 नंबर FIR में पहली बार सफूरा का नाम जोड़ दिया जाता है अचानक, और इसी FIR में 8 दिन बाद 21 अप्रैल को UAPA की धाराएं लगा दी जाती हैं। आतंक के लिए फंड जुटाने के आरोप लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं। UAPA के मामलों का इतिहास है। जमानत आसानी से नहीं मिलती है। अदालत ने माना है कि UAPA की धाराएं सही लगी हैं। इस हिंसा से दिल्ली शहर जल गया। इस स्टेज पर केस के मेरिट को देखने की जरूरत नहीं है। जांच को लेकर किसी तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। कोर्ट मानती है कि पहली नज़र में इस बात के प्रमाण हैं कि चांदबाग में सड़क जाम करने की साजिश रची थी। आरोपी ने साजिश रची। मगर मीडिया रिपोर्ट, हफ पोस्ट, क्विंट, इन सब में जो रिपोर्ट छपी है उनमें सफूरा के वकील का भी बयान या दलील छपी है। उनके वकील का कहना है कि सफूरा पर व्हाट्सएप चैट और गवाहों के आधार पर आरोप लगे हैं जो बेबुनियाद हैं। लोकतंत्र में भाषण देना गुनाह नहीं। लोकतंत्र में विचार अलग अलग हों, इस आधार पर किसी को जेल नहीं भेज सकते। सफूरा 23 फरवरी को चांदबाग गई थी, मगर वहां भाषण नहीं दिया, खजूरी में दिया, और उस भाषण में हिंसा भड़काने वाली कोई बात ही नहीं की। दिल्ली में 24 फरवरी की दोपहर हिंसा होती है। अगर ट्रंप के सामने प्रदर्शन करने की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात उठाने की बात कही, तो यह गुनाह नहीं है। इस आधार पर UAPA नहीं लगा सकते। अगर कोई प्रदर्शन के दौरान मौजूद भी है तो इस आधार पर UAPA नहीं लगा सकते। 48 नंबर की FIR में जमानत मिलती है। 59 नंबर की FIR में उसका नाम जोड़कर उन्हीं तथ्यों के आधार पर 2-2 FIR नहीं हो सकती है। सफूरा के वकील की दलील खारिज हो गई और जमानत रद्द कर दी गई। भारत में पुलिस जिस तरह से FIR में कहानी बनाती है या चार्जशीट में जैसी कहानी बनाती है, उसे आज तक साहित्य की निगाह से क्यों नहीं देखा गया? देखा जाना चाहिए। वो कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प तरीके से बनाई जाती हैं। उसके किरदार 20-20 साल यूं ही तफरीह में जेल काट आते हैं।
एक लाइव साहित्यिक रचना आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। और हम इसे इतने सामान्य हो चुके हैं कि उफ तक नहीं करते हैं। मतलब हम पाठक की तरह ऐसी कहानियों में रस ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एफआईआर को, जिसमें बहुत सारे एक्विटल हो जाते हैं बाद में, लेकिन 20-20 साल लोग जेल में रहते हैं, आतंक के मामले में भी उसे साहित्य के नोबेल कमेटी के पास भेजना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए, बुकर प्राइज के लिए भी भेजना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे की जो प्रतिभाएं हैं, हमें कभी कभी उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपको एफआईआर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जब आतंक के आरोप लगाती है तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के गंभीर आरोप एफआईआर के स्तर पर पुलिस के पास हैं, जिससे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। शब्दशः तो नहीं, मगर सार ही समझिए। एफआईआर में ये लिखा गया है कि मुखबिर ने जानकारी दी है कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित षड्यंत्र था। उमर खालिद ने ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतारकर जाम करने की अपील की, ताकि इंटरनेशनल स्तर पर यह प्रोपेगेंडा फैले कि भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। उमर और सहयोगियों ने दिल्ली में कई जगहों पर औरतों और बच्चों को सड़कों पर उतारकर दंगा भड़काने की साजिश रची थी। मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार व आसपास के इलाकों में कई जगह पर घरों में फायर आर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड बोतल और पत्थर और इन्हें फेंकने के लिए गुलेल व अन्य घातक सामान इकट्ठा किए गए। दंगों में हिस्सा लेने के लिए बाहर की भीड़ बुलाई गई। इसकी जिम्मेदारी दानिश को सौंपी गई। इसी योजना के तहत 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे औरतों और बच्चों को कहा गया सड़क जाम करने के लिए, ताकि आसपास के लोगों की परेशानी बढ़े, तनाव बढ़ने से दंगों को अंजाम दिया जा सके। इसी दिन उपरोक्त इलाके के कुछ स्कूलों, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पूर्व नियोजित तरीके से खाली करा लिया गया था। ये सिर्फ एक झलक है, जिससे पता चलता है कि आतंक के आरोप लगाने के लिए पुलिस ने किन किन तथ्यों को, प्राथमिक तथ्यों को एफआईआर के लायक समझा है। अब आप समझिए कि वही उमर खालिद हैं, हर मामले में वही मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद के ऊपर गोली चलाने वाला कहाँ गया, जो बंदूक लेकर आया था? उससे किसी को खतरा नहीं हुआ, ना समाज को ना देश को। लेकिन उमर खालिद पर इस तरह के आरोप लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप के दौरे का राजनीतिक विरोध कर रहे थे। तो बहुत लोग कर रहे थे उस दौरान, उमर खालिद ही क्यों? तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में दंगा ज़रूर हुआ, जो दुखद था। अगर सब कुछ आतंकी साजिश के हिसाब से हो रहा था, तो फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कर रहे थे? क्यों हम लोग तब सवाल उठा रहे थे कि वो क्यों नहीं मौके पर जाकर अपनी पुलिस का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उस भयावह भीड़, दोनों तरफ की भयावह भीड़ के बीच असहाय हो गई थी। उसके सामने दोनों ही अपने लोग थे। कमिश्नर का बीच में ही तबादला होता है, उनकी जगह पर किसी और को लाया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्वी दिल्ली के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उस समय इस दौरे को इस नज़र से भी देखा गया कि दिल्ली पुलिस जो चूक गई थी, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसे नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन देते रहे, बीच में जाकर उनसे बातें करते रहे कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या उन्होंने कहा कि आतंकी हमले की साजिश थी, दंगा इस तरह से फुटबॉल मैच की तरह? यह बात तारीफ के काबिल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बीच मैदान में गए और लोगों के गुस्से का भी सामना किया। क्या आतंकी हमले या साजिश की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस तरह से जाना चाहिए था? क्या उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट दी कि दिल्ली में आतंकी साजिश हुई है? हमें बहुत प्रक्रियाओं का पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट का प्रश्न तो जायज़ ही लगता है। उस दौरान ट्रंप का दौरा होने वाला था। ट्रंप की एजेंसियां भी दिल्ली दंगों की पर नज़र रख रही थी। क्या इन सब की ये हालत हो गई थी कि किसी को पता न चला कि आतंकी साजिश है, और वो भी 23 फरवरी से चल रही है या 15 दिसंबर से चल रही है, जब जामिया में पुलिस घुसकर छात्रों को मार रही थी? कहानीकार भी कमाल का है। सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यार जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर।
सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। यार वी आर नॉट सेफ देयर ऑन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद द टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर अब आप देखिए कि चार्जशीट में पुलिस ने क्रोनोलॉजी पर बहुत जोर दिया है। 24 फरवरी को जब दंगा शुरू होता है तो उस घटना को ले जाकर सीधा दिसंबर के महीने में 15 या 16 दिसंबर था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब पुलिस घुसती है, लाइब्रेरी में घुसती है, छात्रों को मारती है, उससे जोड़ दिया जाता है। अब उस कहानी को और पीछे बैक डेट में ले जाकर कहां कहां जोड़ा जाएगा, ये निर्भर करता है कि किस किस का नाम इशारे से तय किया जाएगा। 29 दिसंबर 2019 को चेन्नई पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें 5 लड़कियां थीं। ये कोलम यानी रंगोली बना रही थीं और सभी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही थीं। कर्नाटक के बीदर में जिस स्कूल में CAA के खिलाफ नाटक हुआ, उसकी प्रिंसिपल फरीदा बेगम और एक छात्रा की मां नजमुन्निसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी के बदले मां को इनके पति गुजर चुके थे और ये जब जेल में थी तब पड़ोसियों ने बच्ची को पाला था। फिर से लौट कर आते हैं भागी हुई लड़कियों पर, 1-2 बार और लौट कर आएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन हुए, उन्हें रचनात्मक और अहिंसक बनाने में महिलाओं और लड़कियों का बहुत अच्छा योगदान था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई और भारत में एक नए नागरिक वर्ग के उभरने की पहचान हुई कि एक नया कोई वर्ग है लड़कियों का जो अपने नागरिकता के बोझ से लैस है, राजनीतिक अधिकारों से लैस है और वो प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं, मगर उनका तरीका रचनात्मक और अहिंसक है। अब उन्हीं आंदोलन को, उनके आंदोलन को, उन लड़कियों को इन दंगों की पृष्ठभूमि से जोड़ा जा रहा है। लड़कों को भी जोड़ा गया है, मर्दों को भी, लेकिन लड़कियों की भी संख्या कम नहीं है। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नताशा और दिव्यांगना को 22 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR नंबर 48 में इन पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लगाने के आरोप लगाए गए। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इन दोनों ने हिंसा की बात की। इन पर पुलिस के अफसर पर हमला करने की धारा लगाई गई। नताशा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उन पर कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी नताशा नरवाल तुरंत गिरफ्तार कर ली जाती हैं। तब नताशा पर पहले से और गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, हत्या के प्रयास के। इस FIR का नंबर है 50। इसमें नरवाल या कालिता या किसी के नाम नहीं है। इसके बाद भी नरवाल पर UAPA लगा दिया जाता है। आरोप लगता है कि दिल्ली में दंगों के पीछे साजिश रच रही थी। इन दोनों के नाम भी FIR नंबर 59 में जोड़ दिए जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा गुलफिशा फातिमा जो MBA की छात्रा हैं, उन्हें भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इशरत